हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बीपीएससी घटना चक्र 2026 को नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें हम फिजिक्स से शुरू किए थे, साइंस को, तो फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज इसका फ्रेंड्स पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें फिजिक्स आपका पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस कंप्लीट करने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आप लोग इसके बाद करना चाहेंगे। तो चलिए हम वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसका पहला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इसका जो भी डिटेल होता है तो आप लोग वीडियो को रोककर इसका डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स डिटेल पूरा करने में बहुत लॉन्ग वीडियो आपका हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है, लिखा सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो आंसर इसका याद रखेंगे 400 से 7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है दो कैंडेला एक समदिक्क स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो आंसर इसका सी होगा 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है सही कथन को चुनिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, सही कथन इसमें बी आपका लिखा हुआ है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। चलिए, क्वेश्चन 5 है, लिखा प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम होता है कांच या फिर शीशा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है प्रिज्म के द्वारा। अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल में है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए होता है क्योंकि। अब यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर पूछा गया, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्न में से कौन सा गुण इसमें नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, लिखा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के तरीका को क्या कहा जाता है? तो रंगों के अलग करने का तरीका जो होता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 नंबर, कहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को उत्पन्न करते हैं तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन 11 है, लिखा है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु या प्रतिदीप्ति के ऊपर। चलिए, अगला सवाल यहाँ पर 12 नंबर आ चुका है, लिखा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? तो इसका आंसर आवृत्ति होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लिखा है विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? अब यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर सी करना होगा। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। क्वेश्चन 15 है, लिखा आकाश नीला लगता है क्यों? तो आकाश नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया है,
सवाल है वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो आकाश नीला दिखाई देता है उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है लिखा रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसमें समझाया जा सकता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। और अगला सवाल 20 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर लिखा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आंसर होगा कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला क्वेश्चन 20 लिखा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह किसके अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स f ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है लिखा दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो 21 का आंसर ई करना होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला सवाल 22 लिखा है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो आंसर इसका क्या होगा। आंसर ए होगा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 लिखा निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो 23 का ऑप्शन बी करना होगा अवतल लेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है। तो उसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आंसर इसका सी होगा वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है 26 लिखा एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी। तो आंसर सी होगा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्ठी में क्या प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण इसमें प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन 29 है लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। तो फोकस दूरी इसका अनंत होता है इनफिनाइट होता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 लिखा है नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं क्यों। तो आंसर ए होगा एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। क्वेश्चन 31 है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो विजिलेंस दर्पण क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल 32 है लिखा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो आंसर इसका बी होता है उत्तल लेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 है लिखा है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का प्रकार होता है अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आप सभी का शुरू हो चुका है और वो टॉपिक है आपका ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। चलिए पहला सवाल है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁸ आपका आएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसका सॉल्यूशन आप लोग वीडियो को रोककर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल में है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं।
तो इसे हम त्रिक बिंदु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक कितना होता है? तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक घटता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? आंसर इसका सी होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। और अगला सवाल 5 होगा, लिखा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को कैसे ठंडा रख सकते हैं? संपीड़ित गैसों को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। अगला सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन सी ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो सबसे अधिक कुचालक इसमें सीसा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 नंबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि 100 डिग्री ताप पर वायु की में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस स्थित वाष्प में जलना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करना होगा, ज़्यादा बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो फ्रेंड्स स्टीम इंजन जो है वो ऊष्मा से चलता है, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? आंसर ए करना होगा, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, तो सवाल है एक पंखा, फ्रेंड्स क्वेश्चन है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो 10 का राइट आंसर डी करना होगा, हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पित होता है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। 11 में है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो आंसर सी करेंगे कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 12 है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो आंसर बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्यों? तो इसका कारण है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला सवाल 15 नंबर है, लिखा है ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम विकिरण कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन करना होगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगला सवाल आप सभी का 17 होगा, लिखा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना है? तो इसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 104 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। इसका फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक फ्रेंड्स शुरू होता है तरंग गति। तो क्वेश्चन पहला इसका है तरंग गति का लोलक की कला अवधि टाइम पीरियड कितना होता है? तो ऑप्शन बी करेंगे, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो आंसर ए होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण होता है। अगला सवाल है, लिखा है आंतों के रोग के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेंगे, एक्स किरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का वह गुण है जिन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर डी इसका राइट होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ध्वनि। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। लिखा है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर सी होगा, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं? आंसर ए होगा आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो आंसर ए होगा कि वाद्ययंत्र की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। नेक्स्ट सवाल है कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा? तो आंसर डी करेंगे, होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लिखा अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है वो कौन सी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी होगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार कितना है? तो आंसर सी होगा 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। क्वेश्चन 9 है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो आंसर ए होगा स्टील में। और अगला सवाल आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। तो 10 में है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेंगे 330 मीटर पर सेकेंड। और अगला सवाल 11 है, लिखा है निम्न में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? आंसर होगा इस्पात में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है, वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स फिजिक्स आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या है, केमिस्ट्री आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा और बायो भी फ्रेंड्स 1 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोग किस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं साइंस के बाद, तो कमेंट में आप लोग बताइए, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए।